नमस्कार दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है सब पढ़ लिया था। 1948 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ ली। इस वीडियो में हम 1956, फिर 1977, फिर 1980 और 1991 इन चारों को पढ़ेंगे। तो देखते हैं, अगर ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे तो हो सके तो 5-5, 10-10 मिनट का एक एक बना देता हूँ, और इसके लिए तो डेडिकेटेड थोड़ा सा लंबा बनेगा। तो देखते हैं जैसा होगा, आगे बढ़ते हैं। 48 का देख लिया था हमने, अब अपन को देखना है 56 का। तो देखिए 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, तो हुआ मतलब बैकग्राउंड ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझिए कि 51 के आसपास 5 ईयर प्लान चालू हो गया। 51 से 56 के बीच में एक 5 ईयर प्लान हो गया। तो उसमें एग्रीकल्चर को फोकस किया गया था। तब ये था कि हमें दूसरी जगह पे फोकस करना चाहिए, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस किया गया। आपने देखा होगा कि भाखड़ा नागल डैम बना, फिर उसके बाद आपने देखा होगा जो फैक्ट्रियाँ एस्टैब्लिश हुई, चाहे वो भिलाई में हो, चाहे वो राउरकेला में हो, चाहे वो दुर्गापुर में हो, वेरियस जगह पे, तो वो सब इसी दौरान एस्टैब्लिश हुए। तो 1956 की जो हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, तो इसमें आप देखिए कि जैसे इसने समाजवादी समाज का लक्ष्य रखा, और आर्थिक संविधान भी बोलते हैं इसे, इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को स्पेशली। और इसमें समाजवादी विचारधारा पर ज़्यादा बल दिया। तो हमें यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की चीज़ें समझनी कि इसका मोटिव क्या था, या इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो इसका ऑब्जेक्टिव अगर हम देखने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे इसके ऑब्जेक्टिव में कि भारी उद्योग और भारी मशीन उद्योग का प्रोत्साहन दिया गया। तो मैं कीवर्ड कीवर्ड पे चलूँगा, और आपको मैं एक्सप्लेन भले कर दूँगा। तो भारी उद्योग जो है, इन पे फोकस किया है, जैसे आयरन, स्टील, ठीक है? इन चीज़ों पे, एल्यूमीनियम हो गया, बॉक्साइट हो गया, वेरियस चीज़ों पे इन पे फोकस किया गया। इसके बाद आर्थिक वृद्धि करनी है, इस ये ऑब्जेक्टिव रखा गया, इकोनॉमिकल ग्रोथ। इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइज़ेशन को बढ़ावा दिया गया। जैसे फर्स्ट आप अगर देखेंगे, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1948 में आज़ादी के बाद, तो उसमें फोकस ये था कि हम आत्मनिर्भर बने। तो अब आत्मनिर्भर बनने का सीन ये था कि हम जो विभाजन की मार झेली है 47 में, और उसके बाद जो स्कार्सिटी इतनी सारी फैली, तो ये था कि हम खाने पीने सब में अपने सेल्फ डिपेंडेंट बन जाए, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ पे ध्यान देंगे। तो जब आप अब्राहम मैस्लो का आप जब आवश्यकता का सिद्धांत देखें, तो वो क्या बोलता है, वो भी तो यही बोलता है कि पहले अपने मतलब रोटी पका कपड़ा मकान, ये चीज़ जब फुलफिल हो जाए फिर दूसरा चीज़ देखेंगे। तो 56 में यही फोकस किया गया कि भाई भारी उद्योग जो बिग इंडस्ट्री है, इनको फोकस किया जाए। आयरन और फिर आपका ये रिफाइनरीज हो गया, इसके अलावा आपका कोल इंडस्ट्री हो गया, तब आपका स्टील इंडस्ट्री हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और एक्सपोर्ट वगैरह करना, ये सब चीज़ें। फिर इकोनॉमिकल ग्रोथ को फोकस किया गया, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया गया। इसके अलावा ये कहा गया कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब कि जो पब्लिक एरिया है, उसका विस्तार किया जाएगा, ठीक है। फिर ये कहा गया कि सहकारी क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। तो सहकारी क्षेत्र का निर्माण को फोकस किया गया। अच्छा, इसके बाद फिर और क्या किया गया, इस पर निजी एकाधिकार को फोकस किया गया। सब समझाता हूँ अभी। फिर इसके बाद आर्थिक सत्ता केंद्रीकरण पर, मतलब ये था कि आर्थिक सत्ता केंद्रीकरण पर रोक लगाई कि भाई ऐसा नहीं हो कि जो इकोनॉमिकल, आर्थिक सत्ता केंद्रीकरण पर रोक। इसमें देखिए, तो शुरू में तो समझ में आ गया आपको कि पहला ये बोल रहा है कि मेजर इंडस्ट्री पे फोकस किया जाएगा। दूसरा ये आपको समझ में आ गया कि भाई ये जो है आपका ये इकोनॉमिकल ग्रोथ पे फोकस करेगा, इंडस्ट्रीज पे फोकस करेगा, और जो पब्लिक एरियाज है उन पे ज़्यादा फोकस करेगा, सहकारी क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस करेगा, ठीक है। फिर निजी एकाधिकार, मतलब ये कहना चाह रहा है, इसका उद्देश्य है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको भी मतलब कि एक मोनोपोली दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर चीज़ पे आप ही काम करें, इस टाइप से। इसके अलावा आर्थिक सत्ता केंद्रीकरण पर रोक लगेगी कि मतलब किसी एक ही, ना पब्लिक के पास और ना ही प्राइवेट के पास, ऐसा नहीं हो कि जो अमाउंट है वो कॉमन रह जाए। इसके बाद इसमें जैसे हमने पीछे देखा था कि श्रेणियाँ बटी हुई हैं, तो इसमें भी उद्योगों की जो है श्रेणियाँ बटी हुई हैं।
तो एक नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन सी श्रेणियां हैं। तो 3 श्रेणियां हैं, जिसमें कि इसमें क्या किया गया था कि वो लिस्ट बना दी गई थी कि शेड्यूल 1, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, इस टाइप से। तो एक नज़र मारते हैं। तो एक हुआ अनुसूची ए, फिर अनुसूची बी और अनुसूची सी, 3 सूची थी, ठीक है ना? तो इसमें क्या हुआ कि पहली सूची में रखा गया कि सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग हैं, सिर्फ वो इसमें शामिल होंगे। अनुसूची बी में ये किया गया कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के जो उद्योग हैं वो इसमें शामिल होंगे। और शेड्यूल सी में ये किया गया कि जो ए और बी में शामिल नहीं वो इसमें शामिल करें। आपने देखा 1948 में क्या था, 1948 में 4 कैटेगरी थी, ठीक है? और चौथी में अन्य ये था कि शुरू के 3 में जो नहीं है वो इसमें शामिल होगा। इसमें तीसरी वाली अन्य है, जिसमें बोल रहा है कि शुरू के 2 में जो नहीं है वो इसमें शामिल, ठीक है? ऐसा जैसे तो अनुसूची ए में देखते मैंने क्या बोला, ये पब्लिक हो गया, ये पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों हो गए, क्योंकि हम अभी भी प्राइवेटाइजेशन तो कर नहीं रहे हैं। और इसमें जो इन दोनों में नहीं है, जो ए और बी में नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब इसमें कौन-कौन से इसमें क्या होगा, इसमें मोनोपोली किसकी होगी? इसमें होगी केंद्र की मोनोपोली, ठीक है? इसके अलावा इसमें इस जो बी वाला है, इसमें क्या होगा कि इसमें केंद्र की मोनोपोली तो नहीं होगी, पर केंद्र का विनियमन ज़रूर होगा, रेगुलेशन करेगा, ठीक है? और इसका ये रहेगा कि ये प्राइवेट सेक्टर जो है इसको समझ लेगा अपने हिसाब से। अच्छा, इसमें जो था कि रक्षा, परमाणु, रेलवे, जैसे रक्षा, परमाणु और रेलवे, ये 3 चीज़ें इसमें आती थी। अच्छा, इसमें क्या आता था? इसमें आपका आता था, इसमें 12 इंडस्ट्री शामिल थी, जिसमें से मान लीजिए जैसे सीमेंट हो गया, एल्यूमीनियम हो गया, दवा, फार्मा हो गया, ये सब इसमें, ठीक है? फिर शेड्यूल सी में क्या आता था? शेड्यूल सी में आपका कपड़ा, चीनी, ठीक है? कागज़, ये सब इंडस्ट्री इसमें आ जाती थी। इसमें कुछ विशेष अगर हम देखें 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, तो हम पाएँगे कि इसमें ये था कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार किया गया, जैसे भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, यहाँ पे स्टील प्लांट्स लगे। तो विशेष ये था कि आप इसमें देखेंगे कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है, ठीक है? उसका विस्तार हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ। इसमें दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये जो ये जो इन जगहों पे, जैसे आप देखेंगे कि ब्रिटेन की सहायता से दुबई में स्टैब्लिश हुआ, ठीक है? और उसके बाद रूस की सहायता से भिलाई में स्टील प्लांट स्टैब्लिश हुआ। फिर राउरकेला में आप देखेंगे कि जर्मनी की सहायता से स्टैब्लिश हुआ, और फिर बोकारो इसके बाद वाले सेशन में स्टैब्लिश हुआ। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ, ये सब आयरन स्टील प्लांट है, ठीक है? इसके बाद लाइसेंस जो है, लाइसेंस की प्रथा जारी रही। जैसे आज भी देखिए, आपको अगर मान लीजिए आपको फार्मा की दुकान खोलनी है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, अल्कोहल के लिए लाइसेंस लेना, केमिकल, पेस्ट कंट्रोल, सबकी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ऐसे वेरियस चीज़ें तब भी थी जिनकी लाइसेंस लेना पड़ता था, तब ज़्यादा थी, अब कम हो गई हैं। और लघु और लघु एंड कुटीर उद्योग का संरक्षण, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हुई, ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे विदेशी पूंजी पर कंट्रोल, ठीक है? विदेशी पूंजी पर कंट्रोल की बात करी गई। और क्या था विशेष इसमें? विशेष ये था कि लाइसेंस देते समय पिछड़े राज्यों की प्राथमिकता रहेगी। मतलब लाइसेंस जब दिया जाएगा, तो भाई उसमें ये फ़ोकस किया जाएगा कि पिछड़े जो राज्य हैं, उनको फ़ोकस किया जाएगा कि भाई वहाँ पे ज़्यादा इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो। कि पिछड़े राज्य से कोई आदमी आया कि हम यहाँ पे इंडस्ट्री लगाएँगे, हमको लाइसेंस दो, तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, ऐसा ही कहना चाह रहा कवि, ठीक है? तो आई होप सो ये 1956 की जो आपको पॉलिसी समझ में आई होगी। और इसमें हमें क्या देखना है कि अब हम इसको समझ लेते हैं एक बार कि इसमें हमने क्या-क्या देखा। फिर हम 1977 की पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको बोला कि 5 इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई, 48 देख ली, 1956 देख रहे हैं। ठीक है, फिर 56 में हम पहुँचे। तो इसमें क्या हुआ, इस 1956 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आर्थिक संविधान भी बोलते हैं,
और इसमें क्या हुआ, समाजवादी विचार पर ज़्यादा बल दिया गया और समाजवादी समाज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया, मेजर इन भारी उद्योग पर फोकस किया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस किया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया और पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाएगा, ये फोकस किया गया। सहकारी क्षेत्र का निर्माण किया गया। ठीक है, ये सब चीज़ें चली। इसके बाद 3 श्रेणियां बना दी, अनुसूची ए, अनुसूची बी, अनुसूची सी। अनुसूची ए में जो इंडस्ट्री है वो पब्लिक सेक्टर की है, बी में जो है पब्लिक प्राइवेट दोनों की है और सी में वो है जो ए और बी में नहीं है। ठीक है, ए में क्या बोला कि इसको, इसमें मोनोपोली रहेगी केंद्र की, केंद्र ही इसको लगाएगा, केंद्र ही इसको चलाएगा, केंद्र ही इस पे नियंत्रण रखेगा, सब कुछ। बी में केंद्र का मतलब सेंटर से सरकार। इसके बाद और ए में रक्षा, परमाणु, रेलवे, ये सब उद्योग जो शामिल रहे हैं। बी में आपने देखा कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों चला रहे हैं, तो केंद्र का भी इसमें विनियमन है, लेकिन अधिकार कुछ प्राइवेट के भी है, लेकिन केंद्र का इसमें रेगुलेशन केंद्र का चलेगा। ठीक है, इसके तत्पश्चात आप देखेंगे कि हमने और जो देखा इसमें, तो वो ऐसा था कि ए और बी में जो नहीं है, तो उसमें कुछ प्राइवेट फर्म्स हैं वो चला रही हैं इसको, प्राइवेटाइजेशन है, तो कपड़ा, चीनी, कागज, ये सब चीज़ें। तो आई होप सो कि, अच्छा, आई होप सो के अलावा इसमें ये कहना है कि विशेषता क्या थी इसकी, तो इसमें विशेष कुछ ये था कि सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार हुआ, तो दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, ये इन जगहों पे इंडस्ट्री लगी आयरन स्टील प्लांट की। फिर लाइसेंस अभी भी जारी था, लाइसेंस वाला सिस्टम। फिर लघु और कुटीर उद्योग का संरक्षण जारी रहा और विदेशी पूंजी पर नियंत्रण जारी था और पिछड़े राज्यों की जो भूमिका थी, मतलब पिछड़े राज्यों को ज़्यादा वो दिया जाता था, प्रायोरिटाइज किया जाता था, लाइसेंस जारी। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं 1977 के अंदर। तो हम 1977 में बढ़ेंगे, तो आप इसमें इसको एक ब्रीफ समझ लेते हैं कि क्या हुआ कि 1977 के समय पे क्या हुआ। जैसे 1975 में इमरजेंसी लगी थी, तो इमरजेंसी लगी जून में, और फिर उसके बाद इमरजेंसी लंबी चली। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जनता पार्टी की सरकार बनी, इंदिरा गांधी को हटा दिए लोगों ने सत्ता से, और उन पे आरोप लगा कि भाई इन्होंने फर्जी तरीके से क्या किया है, इलेक्शन लड़ा है। फर्जी तरीके से नहीं, मतलब सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है। और इलाहाबाद में राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस चलता है, ये सब चीज़ें होती हैं और इंदिरा गांधी को हटा दिया जाता है एज अ पोस्ट ऑफ पीएम। फिर जेपी की सरकार, जनता पार्टी की सरकार बनती है और मोरारजी देसाई पीएम बनते हैं। तो उस समय ये होता है कि जो जनता दल है, ठीक है, जनता पार्टी है जो, तो जेपी उसके लीडर थे और जेपी गांधीवादी विचारधारा वाले व्यक्ति थे। तो उन्होंने इस, मतलब जब ये पार्टी, जो जनता पार्टी तो बहुत पुरानी थी, लेकिन इसकी आइडियोलॉजी में गांधीवादी विचार ज़्यादा था। तो इस पार्टी ने जब अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, मतलब इस पार्टी की जब सरकार बनी, तो इस सरकार ने जब अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई, तो उन्होंने इस पे जो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज, या फिर जो अपने आर्टिकल 40 में से ग्राम पंचायत हो गई, और हम देखते हैं लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा की जो बात करते हैं, वो इसमें फोकस किया है ज़्यादा। तो जनता पार्टी की सरकार बनी और लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी, क्यों? क्योंकि गांधीवादी विचारधारा से ये ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए इन्होंने इसमें लघु और कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी और विकेंद्रीकृत विकास पर ज़्यादा फोकस किया, मतलब सेंट्रलाइज होने की जगह डिसेंट्रलाइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया। और क्योंकि गांधीवादी विचारधारा थी, इसलिए सब चीज़ें मतलब कोर पे चल रही थी। अच्छा, उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण शहरी दोनों क्षेत्रों में लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर जोर देना है, श्रमिक अशांति को कम करना है, बाजार प्रभुत्व और एकाधिकार कम करने का प्रयास करना है, बड़े उद्योगों पर कंट्रोल व विकेंद्रीकरण, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है और स्वदेशी तकनीक को प्रोत्साहन देना है। ये सब इसकी इस पॉलिसी में था। तो एक बार हम नज़र अगर हम देखें कि भाई ये, आप आपको बैकग्राउंड क्लियर हो गया कि जनता पार्टी सरकार है। फिर उसके बाद गांधीवादी विचारधारा, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद विकेंद्रीकृत विकास पर बेस्ड, ये आपको क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसका कुछ उद्देश्य तो रहा होगा ना इस इकोनॉमिक पॉलिसी का। इसका उद्देश्य ये था कि जो रूरल एरिया है और अर्बन एरिया है, तो इन दोनों क्षेत्रों में जो लघु कुटीर इंडस्ट्री है,
उसका क्या करना है, विकास, उसके विकास पर जोर देना है। इसके अलावा जो श्रमिक अशांति है, श्रमिक अशांति पर, मतलब श्रमिक अशांति जो है, श्रमिक अशांति को क्या करना है, कम करना है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, बड़े उद्योगों पर कंट्रोल करना है, कि बड़े उद्योग छोटे छोटे चीज़ों को खा जाएंगे, ऐसा बड़े जो उद्योग हैं उनको कंट्रोल करना है। अच्छा, इसके अलावा एकाधिकार कम करना है। अच्छा, और क्या करना है, और ये करना है कि जो बड़े उद्योग उनको कंट्रोल तो कर लिए, और विकेंद्रीकृत इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस करना है। ये नहीं कि किसी सिर्फ मतलब छोटे गांव, जिले, राज्य सबको फोकस करके इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। और स्वदेशी तकनीक जो है, स्वदेशी तकनीकी को प्रोत्साहित करना है। ये तमाम चीज़ें इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हिस्सा रही। तो हमने 56 के बाद 77 देखा। 76 चेंजेस जो थे वो आपको समझ में आ गए कि क्यों थे, क्योंकि गांधीवादी मॉडल पे बेस्ड था। अब हम इसके बाद देखेंगे 1980 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो देखेंगे। तो देखिए क्या हुआ कि इस दौरान तक में जो इंदिरा गांधी सरकार थी वो वापस आ गई, और वापस आ गई वो सरकार, तो फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी, और इसमें उन्होंने इकोनॉमिक फेडरलिज्म पर बल दिया, आर्थिक संघवाद पर बल दिया, और उनका फोकस था आत्मनिर्भरता के साथ निर्यात उन्मुखी विकास और तकनीकी उन्नयन। यही उनका फोकस था। ठीक है, तो इसके कुछ उद्देश्य रहे होंगे, बिल्कुल रहे होंगे। तो इसके मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि ये एक 1991 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी उसके पहले का एक अच्छा सा फ्रेमवर्क। तो देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है। इसमें यह है कि एक आर्थिक संघवाद पर बल दिया इन्होंने। ठीक है, इस पे आपने बल दे दिया। फोकस क्या था इनका, फोकस ये था इनका, फोकस मैं अभी लिखता हूँ, आत्मनिर्भरता फोकस थी। दूसरा क्या फोकस था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट करना, ये इनका फोकस था। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करना, ये इनका फोकस था। अच्छा, इनका ऑब्जेक्टिव इस इकोनॉमिक पॉलिसी का क्या ऑब्जेक्टिव था, तो इसका ऑब्जेक्टिव था एक तो इसका ऑब्जेक्टिव था तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है, टेक्नोलॉजी का मॉडर्नाइजेशन करना है, ऐसे समझ लीजिए। फिर जो इन उद्योग हैं, तो उद्योगों को पुनर्जीवित करना है। ठीक है। तीसरा, एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ाना है। चौथा, जो सेक्टर है पब्लिक सेक्टर को क्या करना है, लाभदायक बनाना है। तो ये सब इस 1980 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की के ऑब्जेक्टिव थे, और ये सब उन्होंने फोकस रखा था। अब इसके बाद अब में मोस्टली क्या होता था, वही लाइसेंस राज जारी था, वो सब चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, लाइसेंस तो अभी भी जारी है, और धीरे धीरे उनकी वो जो धीरे धीरे उनका क्या कहना चाहिए, आप ये समझिए कि उन चीज़ों को कम करते जाया गया था, जो उसकी रिजिडनेस जो थी उसको कम करते गया था। लेकिन आप ये समझिए कि 1980 की जो पॉलिसी आई, तो वो आत्मनिर्भरता पे फोकस कर रही है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे फोकस कर रही है। उसी के आसपास का ऑब्जेक्टिव भी घूम रहा है। तो आई होप सो ये आपको तीनों इंडस्ट्रियल पॉलिसी 56, 77 और 80 क्लियर हुई होगी। अगले वीडियो में हम 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी को आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें समझनी हैं जो आज भी रेलिवेंट रखती कि नहीं रखती, सब भी समझना पड़ेगा। तो आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।